हेलो एंड नमस्ते। क्या आप जानते हैं कि हमारे जो सेल्स हैं वो ऊर्जा कैसे उत्पादित करते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम सेलुलर रिस्पिरेशन के बारे में समझेंगे तो हम यह जान पाएंगे कि किस तरह हमारे शरीर में ऊर्जा बनती है और उसका विस्तार होगा। इससे यह फायदा होगा कि हम अपने स्वास्थ्य को और भी ज्यादा बेहतर तरीके से संभाल रखने में सक्षम हो सकते हैं। मेरा नाम है शालिनी राव। मैं डिजिटल बायोलॉजी शास्त्र की डिजिटल रचयिता हूँ। आपको हमारा वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, साथ ही सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। गाइस, स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक। जैसा कि आपको पता है, हमारा प्लांट फिजियोलॉजी चल रहा है, जिसमें कि हमने आपके स्टार्टिंग के थ्री जो टॉपिक है वो पूरी तरह से कंप्लीट कर लिए हैं। जो फर्स्ट है आपका ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, एंड सेकेंड वन है मिनरल न्यूट्रिशन, एंड थर्ड वन है फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट। आज हम चौथा टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जो कि हमारा क्या है, आपका रिस्पिरेशन इन प्लांट। तो आज हम रिस्पिरेशन के बारे में देखेंगे कि किस तरह रिस्पिरेशन की एक्टिविटी होती है और उससे लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या बनता है या फिर क्या यूज होता है। तो रिस्पिरेशन को हम सिंपल वर्डों में बोले तो ब्रेक डाउन द ऑर्गेनिक सब्सटेंस। क्या है? ब्रेक डाउन दी ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑब्टेन एनर्जी, यानी कि ऐसी प्रोसेस जिसमें कि आपके जो सब्सटेंस है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस, वो ब्रेक डाउन होते हैं और हमें क्या मिलता है? एनर्जी मिलता है। अब ये एनर्जी जो है हमारे सेल्स में दो तरीके से होती है। एक तो हीट के फॉर्म में होती है और दूसरी होती है एटीपी के फॉर्म में। एटीपी के फॉर्म में जो होता है वो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं। एटीपी जो है वो नंबर को दर्शाता है, और नंबर यानी कि मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी, कितने मॉलिक्यूल बने। तो यहाँ पर आपके जो एटीपी फॉर्मेट होते हैं वो 36 या 38 होता है। तो यही हम एक्टिविटी सारा इस टॉपिक में देखने वाले हैं कि कहाँ पर आपका 38 एटीपी मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है और कहाँ पर आपका 36 एटीपी मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। तो हम देखते हैं अपने टॉपिक को कि हमारा पहला क्या है, रिस्पिरेशन। रिस्पिरेशन क्या है? सिंपल बोलेंगे हम, ब्रेक डाउन ऑफ ऑर्गेनिक फूड टू ऑब्टेन एनर्जी। कि मतलब ब्रेक डाउन की वो प्रोसेस जिसमें कि ऑर्गेनिक सब्सटेंस ब्रेक डाउन होता है और एनर्जी रिलीज करता है। तो इसका रिएक्शन है आपका, ये ग्लूकोज है C6H12O6 प्लस 6O2, और आपका क्या बन रहा है, 6 कार्बन डाइऑक्साइड एंड 6 मोल ऑफ वाटर, और रिलीज हो रही है आपकी 673 किलो कैलोरी एनर्जी। ये एनर्जी आपकी टू फॉर्म में है। एक फॉर्म तो आपका एटीपी मॉलिक्यूल्स है और दूसरा है आपका हीट। एटीपी मॉलिक्यूल्स जो है वो नंबर में हमारे शो होते हैं, 36 एटीपी मॉलिक्यूल या 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स। अब ये जो आपका वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, जो कि आपके प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में डिफरेंट वे में क्या होता है, आपका ब्रेक डाउन होता है। अब यूकैरियोट की बात करते हैं तो उसमें आपके एनिमल्स और प्लांट्स आते हैं। एनिमल्स जो है वो हमेशा क्या होते हैं, 38 आपका एटीपी का मॉलिक्यूल फॉर्मेट करते हैं। हमेशा आपको याद रखना है कि जो प्लांट में रिस्पिरेशन के अकॉर्डिंग जो भी एटीपी फॉर्म होती है वो 38 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी का फॉर्मेशन होता है। वही एनिमल्स में जो है वो 36 या 38। अब हम आगे देखेंगे कि किस बेस पर 36 और किस बेस पर 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है। और इसके साथ ही आपको याद रखना है प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स जो कि है ये हमेशा और हमेशा 38, यानी कि हम सिंपल वे में ये भी बोल सकते हैं कि प्लांट और प्रोकैरियोट हमेशा ऑलवेज इसमें एटीपी मॉलिक्यूल्स की जो नंबर होगी वो क्या होगी, 38 होगी। कहीं भी कंफ्यूजन नहीं रखना है, जो भी चीजें हैं सब हमें यहीं पर क्लियर करके चलना है, क्योंकि ये टॉपिक से बच्चों को बहुत डर लगता है। क्यों? इसमें आपको ग्लाइकोलिसिस पढ़नी है, क्रैब्स साइकिल पढ़ना है, और आपका लिंक रिएक्शन जिसे हम क्या बोलते हैं, गेटवे पाथवे बोलते हैं, और आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम ये भी पढ़ना है। तो इन सब का डायग्राम देख के बच्चों को घबराहट चालू हो जाती है। ऐसा कुछ नहीं है, आपको सब चीजें सिंपल वे में समराइज करके पढ़ना है, जो कि आपको, जिसके द्वारा आपका ये पूरा लेसन क्या हो जाएगा, एकदम इजी हो जाएगा। तो हमने क्या बताया कि रिस्पिरेशन जो है आपका ब्रेकडाउन की प्रोसेस होती है, जिसमें कि ऑर्गेनिक सब्सटेंस ब्रेकडाउन होके आपके एनर्जी को ऑब्टेन करते हैं। एनर्जी भी हमारी टू फॉर्म में, एक तो हीट फॉर्म में है। हीट क्या है, आपका एनर्जी आपका वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म में क्या होती है, ट्रांसफर होती है, उसको कम ज्यादा नहीं करते। वो केवल क्या है कि आपका ट्रांसफर टू वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म।
मॉलिक्यूल्स की बात होगी, एटीपी मॉलिक्यूल्स कहाँ पर आपके 36 बनते हैं, कहाँ पे 38। एक और बात कि यहाँ पर जो भी आपके मेटाबॉलिज्म, अब ये क्या है, मॉलिक्यूल्स है जो कि आपका क्या कर रहे हैं, इंटरनल आपका रिएक्शन दे रहे हैं। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनमें कोई भी केमिकल सब्सटेंस की वजह से होने वाली रिएक्शन को हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। मेटाबॉलिज्म को फर्दर प्रॉपर्टी के आधार पर 2 टाइप में डिवाइड किया गया है, कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म में क्या होता है कि जो 2 छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बड़े मॉलिक्यूल्स का क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं, और वहां पर क्या होता है कि एनर्जी क्या होती, फॉर्म नहीं होती, क्या होती, गेन्स होती है। और इसके साथ ही क्या होता है आपका आपका एंजरगोनिक रिएक्शन या प्रोसेस होती है, जिसमें कि क्या है, आपका एनर्जी का यूज होता है। और उसी का जस्ट उल्टा कैटाबॉलिज्म है। कैटाबॉलिज्म में क्या है आपका कि बड़े मॉलिक्यूल से छोटे मॉलिक्यूल, देखिए ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, ग्लूकोज, तो इसमें कितने मोल्स है, आपका कार्बन का 6 है, और वाटर का आपका हाइड्रोजन का 12 है, और ऑक्सीजन का, यानी कि लार्ज मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन टू सिंपल कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो ये कैटाबॉलिज्म का है। कैटाबॉलिज्म में क्या है, लार्ज मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन होता है स्मॉल मॉलिक्यूल्स में और रिलीज एनर्जी को रिलीज करता है सबसे। अभी हमारा जो एनाबॉलिज्म है उसमें क्या है आपका कि यूज ऑफ एनर्जी होता है, यहाँ पर एनर्जी रिलीज करता है, और ये एक्सर्गोनिक रिएक्शन होती है। एनर्गोनिक रिएक्शन हमने कहाँ बताई थी, फोटोसिंथेसिस में बताई थी। फोटोसिंथेसिस में क्या प्रोसेस था, वहां पर वाटर मॉलिक्यूल और कार्बन डाइऑक्साइड, ये दोनों छोटे मॉलिक्यूल फॉर्म होके आपका क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में क्या बना रहे थे, आपका कार्बोहाइड्रेट यानी कि ग्लूकोज। तो वहां पर आपका एनाबॉलिक रिएक्शन हो रही थी, उसे हम एनर्गोनिक प्रोसेस भी बोलते हैं। बट यहाँ पर कैटाबॉलिज्म हो रही है, कार्बोहाइड्रेट से आपके सिंपल वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बन रहे हैं। समझ आया यहाँ पर आपको, ये चीजें सारी चीजें क्या है, कंसेप्ट समझ के चलना है। जब आप समझेंगे तभी चीजें आगे आपको क्लियर होती जाएंगी। तो अब हम आगे देखेंगे कि एनारोबिक और एरोबिक कैसा है। अब हम देखेंगे कि हमारे जो सेल्स है उसमें हमारा ये क्या है, हमने आपको रिस्पिरेशन पढ़ाते समय पढ़ाया था कि ये सेल्स है आपका, और ये हमारा क्या है, सिस्मेटिक कैपिलरीज है। सिस्मेटिक कैपिलरीज में क्या होता है, हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। क्यों होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्यों, क्योंकि वहां पर ऑक्सीजन का कंसेंट्रेशन जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड से ज्यादा होता है। तो यहाँ पर क्या है, ये सेल्स है हमारी, और सेल्स में क्या होती है, ऑक्सीजन होती है जो कि क्या इधर जा रही होती है, और यहाँ से CO2 भी अंदर जाता है। और जब कंसंट्रेशन आपका CO2 का कंसंट्रेशन आपके ऑक्सीजन से ज्यादा हो जाता है तो वहां पे हमारा ब्लड जो क्या हो जाता है, डीऑक्सीजनेटेड हो जाता है। तो हमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पर मिलता है सिस्मेटिक कैपिलरीज में। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमारा ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन आपके CO2 से ज्यादा रहता है। अब ये सेल में प्रेजेंस, अब ये क्या, सेल में प्रेजेंस सेल जो ऑक्सीजन होती है वो आपकी क्या होती है, इधर जाती है, और CO2 उधर जाती है। अब ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ रिस्पिरेशन सबस्ट्रेट, अब रिस्पिरेटरी सबस्ट्रेट होते हैं, ये भी किस पे बेस पे होते हैं, तो इसके बेस पे ये 2 तरीके के होते हैं आपका, किसके, रिस्पिरेटरी सब्सटेंस। रिस्पिरेटरी सब्सटेंस यानी कि जिसके लिए आपके रिस्पिरेशन और एनर्जी की रिक्वायर होती है हमारी बॉडी में, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसमें। तो ये होते हैं 2 तरीके, एक होता है आपका फ्लोटिंग रिस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, फ्लोटिंग सबस्ट्रेट। अब ये क्या होते हैं, दूसरा होता है प्रोटोप्लाज्मिक रिस्पिरेटरी सब्सटेंस। अब ये होते हैं वैन, कौन से आपके, फ्लोटिंग रिस्पिरेटरी। फ्लोटिंग रिस्पिरेटरी जो सबस्टेंट होते हैं वो क्या होते हैं, वैन जब रिस्पिरेटरी सब्सटेंस आपका क्या है, ब्रेक आइदर कार्बोहाइड्रेट या फैट्स, क्या है, कार्बोहाइड्रेट या फैट्स। तो इसके सोर्सेस क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, फिर आपका फैट, और फिर प्रोटीन। एनर्जी हमें किससे सबसे ज्यादा मिलती है, एनर्जी हमें फैट से सबसे ज्यादा मिलती है, फिर आपका प्रोटीन से, और फिर आपका किससे, आपका कार्बोहाइड्रेट। अब यहाँ पर जो दूसरा है प्रोटोप्लाज्मिक रिस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, क्या होता है कि मतलब जब हमारा जो एनर्जी रिक्वायर कैसे होता है, बाय प्रोटीन। जो भी हमारी बॉडी में प्रोटीन, हमें क्या होता है कि बाहर से खाना नहीं मिल रहा है, हमें जो हमारे शरीर में आपका क्या है, स्टोर है प्रोटीन। प्रोटीन क्या है, हमारी बिल्डिंग ब्लॉक्स है, बिल्डिंग ब्लॉक्स होती है ना, तो बिल्डिंग ब्लॉक्स है, उसी से हमें क्या करना है, एनर्जी अपनी गेन करनी है। तो क्या हो जाएगा आपका, वैन रिस्पिरेटरी सबस्ट्रेट इज प्रोटीन। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हम फास्टिंग करते हैं, तो फास्टिंग के समय हम क्या करते हैं, कुछ खाते वाते नहीं है, तो हमारी बॉडी में जो भी आपका स्टोर फैट होता है या प्रोटीन, उससे हमारी एनर्जी हमें मिलती है। ऐसे आपका स्टारवेशन में भी होता है, ड्यूरिंग स्टारवेशन। अब स्टारवेशन क्या मतलब, भूखमरी की कंडीशन, जहां पर क्या होता है कि
कुछ आपके इन्वायरमेंटल इश्यूज हो जाते हैं, या फिर ऐसा कि खाना नहीं मिलता, कई कई दिनों तक नहीं मिलता है, तो वहाँ स्टार्वेशन में हमारी जो प्रोटीन हमारी बॉडी में होती है, प्रोटीन क्या है, हमारी बिल्डिंग ब्लॉक्स है, उसी से हमें क्या होता है, अपना काम चलाना होता है। तो ये हमने देखा। अब हम देखेंगे सेलुलर रिस्पिरेशन। अब सेलुलर रिस्पिरेशन में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? देखो, सेलुलर रिस्पिरेशन में हम पढ़ने वाले हैं ग्लाइकोलिसिस। क्या पढ़ने वाले हैं? ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस को और क्या बोलते हैं? इसी को हम EMV पाथवे भी बोलते हैं। और इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं लिंक रिएक्शन। क्या पढ़ने वाले हैं? लिंक रिएक्शन। लिंक रिएक्शन को क्या बोलते हैं? लिंक रिएक्शन को हम बोलते हैं आपका, लिंक रिएक्शन का अनदर नाम क्या है? और फिर इसके बाद यहाँ पर हम क्रैप्स, यहाँ पर क्या पढ़ेंगे? क्रैप साइकिल, क्रैप पाथवे भी पढ़ेंगे, या साइकिल भी बोल सकते हैं, कुछ भी, जिसे हम TCA भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? किसी। अब फिर इसके बाद लास्ट में हम पढ़ेंगे ETS, यानी कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो ये सारे सिस्टम हमें क्या करने हैं यहाँ पर? लिंक, हाँ, इसको क्या बोलते हैं? हाँ, वेरी गुड सर। यहाँ पर क्या है आपका? ये है गेटवे पाथवे। गेटवे पाथवे भी बोलते हैं इसे। समझ लगा? आपको अगर चीजें समझ आ रही हैं तो आपको क्या करना है? वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। अब हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ रिस्पिरेशन किस तरह का होता है। तो फर्दर 2 टाइप हम देखते हैं कि आपका रिस्पिरेशन होता है। एक तो होता है आपका इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और एक होता है इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। 2 तरीके का रिस्पिरेशन होता है आपका लिविंग ऑर्गेनिज्म में। हम एक देखेंगे एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन और एक प्रेजेंट ऑफ ऑक्सीजन। प्रेजेंट ऑफ ऑक्सीजन जो होता है उसे एरोबिक रिस्पिरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एरोबिक रिस्पिरेशन बोलते हैं। एरोबिक रिस्पिरेशन में क्या होता है? कंप्लीटली ब्रेक डाउन ऑफ फूड। जो भी फूड बनता है उसका कंप्लीटली क्या हो जाता है? ब्रेक डाउन होता है। और आपका फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन होता है? ऑक्सीजन होता है, क्योंकि ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा है, इसके लिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है? ऑक्सीजन है आपका। और 1 ग्लूकोज जो होगा वो 36 या 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP बनाता है। इतना आपका किसमें होता है? एरोबिक में होता है, कि आपका क्या है? प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन है, और आपका क्या है कि कंप्लीटली ब्रेक डाउन फूड सब्सटेंस जो भी बना उसका कंप्लीटली ब्रेक डाउन होगा। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन होगा आपका? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर आपका ऑक्सीजन होगा। और यहाँ पर जो 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल है वो 38 या आपका 36 ATP मॉलिक्यूल्स बनाएगा। फिर आता है आपका दूसरा इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में जो हमारा रिस्पिरेशन होता है उसे हम एनारोबिक में जानते हैं। क्या जानते हैं? एनारोबिक। एनारोबिक को हम फ्रेगमेंटेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्रेगमेंटेशन भी बोलते हैं। अब क्या हुआ कि हमारा एनारोबिक में क्या होता है कि इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ फूड। यहाँ पर क्या होता है? इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होता है। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन होता है? ऑक्सीजन नहीं होता, क्योंकि यहाँ एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं। और आपका यहाँ पर जो ATP है वो ओनली और ओनली 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज से केवल 2 ATP का ही फॉर्मेशन होता है। तो ये समझ लगा आपको कि रिस्पिरेशन आपका फर्दर 2 टाइप होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म में, एरोबिक और एनारोबिक। एरोबिक जो होता है वो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन के आपके क्वांटिटी में होता है, जबकि एनारोबिक जो है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है। और एरोबिक में क्या है? पूरी तरह से कंप्लीटली ब्रेक डाउन होता है फूड सब्सटेंस का, और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है? आपका ऑक्सीजन है। जबकि आपका एनारोबिक में क्या है? इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होता है, और आपका जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं। अब इसके बाद हम ये देखेंगे कि यहाँ पर 1 मॉलिक्यूल्स ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है किसमें बना है? आपका 36 या 38 में। वहीं आपका एनारोबिक में क्या है? 2 ATP मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। अब हम जो इस रिस्पिरेशन के अकॉर्डिंग हम क्या देखेंगे? 4 रिएक्शंस देखेंगे हम। एक तो ग्लाइकोलिसिस, जिसे हम EMB पाथवे भी बोलते हैं। दूसरा आपका क्या देखेंगे? लिंक रिएक्शन। लिंक रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? लिंक रिएक्शन का अदर नेम है आपका गेटवे पाथवे। और दूसरा है आपका क्रेब साइकिल, उसको हम क्रेब साइकिल या TCA साइकिल भी बोलते हैं। और लास्ट वन होता है आपका ETS, यानी कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ये भी देखेंगे। तो अब हम ये देखेंगे कि ये जो हमारे एरोबिक रिस्पिरेशन में होने वाले जो भी आपके स्टेप्स है, ये सारे के सारे प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में
कहाँ देखने को मिलते हैं, क्योंकि हमने देखा प्रोकैरियोट जो होगा ऑलवेज 38 एटीपी मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करता है, जबकि आपके एनिमल्स है उनमें 38 या 30 आपका 6 का फॉर्मेशन होता है। तो ये किस बेस पर होता है ये हम अभी आगे देखेंगे, सटल सिस्टम के बेस पर होता है, वो हम अभी आगे देखने वाले हैं। यहाँ पर हम ये देखेंगे कि जो हमारी 4 डिफरेंट पाथवे हैं वो कहाँ पर परफॉर्म करते हैं। तो प्रोकैरियोट में जो होता है वो कहाँ होती है चीजें, साइटोसॉल में होती है। कौन सी, ग्लाइकोलिसिस जो है वो साइटोसॉल में होता है। लिंक रिएक्शन आपका ये भी साइटोसॉल में होता है, और आपका क्रेब साइकिल या टीसीए साइकिल ये भी आपका कहाँ होता है, साइटोसॉल में ही होता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि तीनों रिएक्शन आपकी साइटोसॉल में होती है, केवल लास्ट रिएक्शन जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो कहाँ होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होता है। और कहाँ पर आपका मोनोसोम्स की प्रेजेंस में, मीसोसोम्स की प्रेजेंस में आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, मीसोसोम इसमें हेल्प करता है। वही आपके यूकैरियोट्स में देखो, यूकैरियोट्स में जो है ग्लाइकोलिसिस है वो आपकी साइटोसॉल में होगी। आपका जो लिंक रिएक्शन है वो कहाँ होगी, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। अब माइटोकॉन्ड्रिया पता है आपको, क्योंकि देखिए प्रोकैरियोट जो है उसमें आपके सेल ऑर्गेनल होते हैं मगर स्पेशल कंपार्टमेंटाइजेशन नहीं होता है। इतना तो आपको हमने सेल में पढ़ाया है कि जो प्रोकैरियोट सेल होती है वहां पर ऑर्गेनल तो है बट उसमें स्पेशल आपका, जैसे फॉर एग्जांपल हमने दिया था कि जैसे हॉस्टल में रह रहे हैं या फिर हम रूम लेके रह रहे हैं, तो एक ही रूम में हम वहीं पर रसोई बना लेते हैं, वहीं हमारा बेड होता है, वहीं हमारा स्टडी टेबल होता है। तो ये कंडीशन होती है प्रोकैरियोटिक सेल की। जबकि यूकैरियोट में क्या होता है, कंपार्टमेंटाइजेशन होता है, हर किसी के लिए आपका स्पेसिफिक स्पेस होता है। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया का हमें पता है, माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर कैसा होता है, डबल लेयर्ड ये सेल ऑर्गेनल है, इतना तो पता होगा आपका, ये डबल लेयर्ड सेल स्ट्रक्चर होता है माइटोकॉन्ड्रिया। अब इसके अंदर आपका क्या है, क्रिस्टी पड़ी हुई है, मैट्रिक्स भरा हुआ है, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है ना इसका। ऐसे तो आपका माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, अब माइटोकॉन्ड्रिया में अब ये क्या है, इनर आपका, ये क्या है आपका आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन और ये इनर मेम्ब्रेन। तो आपका क्या हुआ, ग्लाइकोलिसिस जो होती है यूकैरियोट में साइटोसॉल में हुआ, और आपका लिंक रिएक्शन और आपका क्या है क्रेब्स साइकिल वो कहाँ होती है, वो होती है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स की प्रेजेंस यहाँ होती है ना, ये होती है। और आपका जो लास्ट है आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम वो कहाँ होता है, वो आपका यूकैरियोट में होता है। कहाँ होता है आपका, इनर मेम्ब्रेन ऑफ इनर मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। कहाँ होता है, IMM यानी कि इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। समझ लगा कि आपको कितने रिएक्शन, कितने पाथवे इससे रिलेटेड है, आपके रिस्पिरेशन से 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ पाथवे रिलेटेड है, जो कि आपके प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में डिफरेंट डिफरेंट प्लेस में होते हैं। प्रोकैरियोट में ये सारे के सारे साइटोसॉल में होते हैं, और केवल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होता है। वहीं आपका यूकैरियोट की बात करें तो हमारा साइटोसॉल में ग्लाइकोलिसिस होती है, बाकी की जो हमारी लिंक रिएक्शन है, क्रेब साइकिल है, वो कहाँ होती है, वो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होती है। और आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम ये आपका होता है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में होती है। समझ लगा यहाँ पर। अब हम आगे देखेंगे कि किस तरह आपको एरोबिक और इनएरोबिक में जो भी रिएक्शंस है वो किस तरह हो रही है। तो यहाँ तक जो हमने पढ़ा कि आपका रिस्पिरेशन क्या है, ब्रेकडाउन ऑफ सब्सटेंस ऑब्टेन एनर्जी, जो कि हमें 2 फॉर्म में होती है, एक तो हमें डायरेक्ट एटीपी मिलता है और एक हीट रहता है। एटीपी में भी हमें क्या है 2 टाइप आपके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, 36 या 38। वो भी हमने देखा कि प्रोकैरियोट की कंडीशन और यूकैरियोट की, कि यूकैरियोट में क्या है कि आपके सटल सिस्टम है इसलिए हमें वहां पर 38 एटीपी मॉलिक्यूल मिलता है या 36। कौन सा सिस्टम काम कर रहा है, 2 डिफरेंट टाइप के सटल सिस्टम होते हैं, और कौन सा काम कर रहा है कौन सा नहीं काम कर रहा है उसके बेस पे, अगर एक काम कर रहा है तो उसकी बेस पे आपको 38, और अगर दोनों ने परफॉर्म, क्योंकि प्लांट में केवल एक तरह का सटल सिस्टम मिलता है जबकि एनिमल में दोनों तरीके का मिलता है। इसलिए यहाँ पर क्या होता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, एटीपी मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, डिफर कर जाते हैं, क्योंकि वहां पर दोनों सिस्टम काम कर रहा होता है एनिमल में, जबकि प्लांट में केवल एक ही एक होता है। इसलिए हम बोलते हैं कि
प्लांट जो है ऑलवेज एटीपी मॉलिक्यूल कितने बनेंगे, 38 ही बनेंगे। एनिमल्स की कंडीशन केवल ये है, वो भी डिपेंड ऑन सटल सिस्टम, इसलिए हमें ये पता चलेगा कि वहां पर 38 है या 30 है। हमें देखना पड़ेगा कि कौन सा सिस्टम एक्टिव है। अगर दोनों एक्टिव है तो 38 बनेगा, और कोई एनी वन है तो आपका क्या वहां पर आपके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एटीपी के क्या हो जाएंगे, लेस या मोर देन हो जाएंगे। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि देखिए यहाँ पर क्या है, आपका 36 और 38 एटीपी है, और यहाँ पर आपका 2 मोल है। तो हम ये कह सकते हैं कि एरोबिक रिस्पिरेशन मोर देन टू मोर इफिशिएंट टू द एनारोबिक रिस्पिरेशन। क्यों? क्योंकि देखिए इसमें आपका 2 एटीपी बन रहा है, और आपका 92 जा क्या होता है 38, और 82 जा यानी कि 19 या 18 टाइम्स आपका मोर इफिशिएंट होता है क्या, एरोबिक। एरोबिक रिस्पिरेशन जो है अनएरोबिक से मोर इफिशिएंट कितने टाइम, 18 या 90 टाइम्स, क्योंकि एनारोबिक में हमेशा हमें कितना मिल रहा है, 2 एटीपी मिल रहा है, जबकि एरोबिक में कितना मिल रहा है, 38 और 36, 18 टू जा 36 और 19 टू जा 38। तो हमारा ये क्या 18 या 19 टाइम्स मोर इफिशिएंट होता है आपका आपका एरोबिक रिस्पिरेशन। तो यहाँ पर हमारा मेन जो आपका ये कह सकते हैं मेन कंसेप्ट यहाँ पर क्लियर हुआ कि हमें केवल डायरेक्ट ये लेसन आया रिस्पिरेशन इन प्लांट, तो डायरेक्ट हमें उड़ी मार के ग्लाइकोलिसिस पे नहीं पहुंच जाना, हमें कुछ बेसिक चीजें जाननी है, कुछ टर्मिनोलॉजी जाननी है, कुछ फॉर्मेशन जानने, कहाँ रेटेज हो रहा है, कहाँ ऑक्सीडेज हो रहा है। अब यहाँ पर हमने एक और बोला था एटीएस, ये ऑक्सीडेशन फास्फोरिलेशन। जैसे कि फोटोसिंथेसिस पढ़ाया था तो हमने वहां आपको बताया था कि फोटो फास्फोरिलेशन यानी कि फोटो का मतलब सनलाइट, फास्फोरिलेशन का मतलब है फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। अब यहाँ पर ऑक्सीडेटिव है, ऑक्सीडेशन फास्फोरिलेशन यानी कि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीडेशन तो वही होगा ना जहाँ पे आपका CO2 होगा, तो यहाँ पर क्या है कि आपका एब्सेंस ऑफ क्या है, ऑक्सीजन। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में आपका क्या होता है, फास्फोरिलेशन बनना। तो इस तरह की टर्मिनोलॉजी जब आप याद रखोगे तो आपको जो बड़े बड़े आपको लगता है कि भाई ये तो बहुत बड़ा साइकिल है, कहाँ कौन से एंजाइम यूज कर रहे, नहीं, आपको बेसिक याद रखना है। आप अगर बेसिक प्रोडक्ट के बारे में आपको सही नॉलेज होगी तो आपका कोई भी क्वेश्चन मैं नहीं कह सकती हूँ कि गलत होगा, क्योंकि आपको कंसेप्ट क्लियर है। कंसेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है, केवल रट के बड़ा बड़ा, क्योंकि बायोलॉजी सब्जेक्ट को लोग ऐसे ही देखते हैं कि बायोलॉजी, अरे बायोलॉजी लिया है तुम तो बस रटने में मास्टर हो गए। ऐसा नहीं है कि बस बायोलॉजी रटा ही जाता है, रटना नहीं है, समझना भी है, क्योंकि वो टीचर के पढ़ाने का तरीका होता है कि कुछ टीचर बस डायरेक्ट रिएक्शन याद करवाने में लगे पड़े रहते हैं कि रिएक्शन याद करो, मोटा मोटा डिफरेंशियल याद करो, मगर उनको भी ये कुछ चीजें होती है कि कहाँ से क्या हो रहा है। ये सिंपल कंसेप्ट अगर बच्चों को पता चलेगा तो बड़ी चीजें भी उनको इजी लगने लगेगी। और ऐसा नहीं है कि आपका सब्जेक्ट उस पर काफी कुछ मैटर करता है कि आप किस तरह चीजों को समझ रहे हो। रटना तो फिर है ही, कुछ ऐसी चीजें होती हैं, अब ये भी नहीं कह सकते कि बायोलॉजी में रटना नहीं है, कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें केवल रट के ही आप कर सकते हो, उसमें समझने वाला कोई कंसेप्ट चलता ही नहीं है। तो ऐसा नहीं कि हर चीज में आपको रटना है, बट हाँ ये आपको समझना है कि कहाँ पर कंसेप्ट क्लियर हो सकता है, कहाँ पे नहीं। तो चीजें समझ कब आएंगी, जब आप उनको टाइम दोगे। मैं हर बार बोलती हूँ कि आपको टाइम देना है, टाइम देना है, प्रैक्टिस करनी है, और क्या करना है, रेगुलर रहना है। ऐसा नहीं आज पढ़ा कल पढ़ा हो गया। तो यहाँ पर आपको चीजें समझ आ रही हैं तो आपको क्या करना है, आपको वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और साथ ही सब्सक्राइब करना है। आगे हम कंटिन्यू करेंगे पार्ट 2 में।